वेलकम टू शुक्ला स्टडी पॉइंट। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल शुक्ला स्टडी पॉइंट में। मैं शिवम शुक्ला आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत करता हूं। इससे पहले लगभग 5 कक्षाएं आपकी हो चुकी हैं। सिलेबस को ले अगर मिला ले तो हम 6 कक्षाएं आपकी हिंदी साहित्य की हो चुकी हैं। आप लोगों ने बड़ा ही धैर्य से और बड़े ही कहीं ना कहीं पे सुचारू रूप से बहुत एक प्रकार से गहनता से अध्ययन किया अभी तक, और इसके आगे हम चर्चा करेंगे विधिवत तरीके से। इसी प्रकार से बढ़ते रहेंगे और हिंदी साहित्य के संपूर्ण कोर्स को समाप्त करने का जो ठेका हम लोगों ने लिया है उसको हम निपटाने का प्रयास करेंगे। तो चलिए प्रारंभ करते हैं कि आखिरकार हिंदी साहित्य के चैप्टर 6 के अंतर्गत हमको क्या क्या पढ़ना है और क्या चीज़ें पढ़नी है। तो हमको हिंदी एकांकी के बारे में पढ़ना है। इससे पहले आप लोगों ने हिंदी आलोचना के बारे में समझा था, उससे पहले हिंदी नाटक के बारे में, हिंदी निबंध के बारे में, हिंदी कहानी के बारे में, हिंदी उपन्यास के बारे उपन्यास के बारे में आपने समझा लगभग। तो इस प्रकार से आपने ये सब इतिहास जो गद्य है हिंदी गद्य, इसमें आप ये सारी चीज़ें पढ़ रहे हैं। बहुत ही जानकारी आपको मिलेगी इस वीडियो के माध्यम से, जिस प्रकार से अभी तक मिलती आ रही है। कुछ नया ही सीखने को आपको अवश्य मिलेगा मेरे द्वारा इस व्याख्यान के अंतर्गत। ओके, चलिए प्रारंभ करते हैं। तो आप सभी छात्र छात्राओं से निवेदन है कि आपके जो भी दोस्त या साथी जो कोर्स लेना चाहते हैं उनसे आप सजेस्ट कर सकते हो अपने कॉलेजेस में कि कोर्स ले लें और आसानी से पढ़ें। और आप लोगों में से अगर कोई शेयर करेगा इस वीडियो को तो एक प्रकार से मेरे पास नोटिफिकेशन आ जाएगा, तो फिर आपको ग्रुप से लेफ्ट कर दिया जाएगा। तो इसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगा। फिर तो आप लोग क्या करिएगा कि जो जिसको लेना है तो मात्र 100 रुपये में पूरा कोर्स है। और इसी प्रकार से इस समय थोड़ा सा दिक्कत थी, बारिश वगैरह बहुत अधिक मात्रा में हो रही थी, इसलिए क्लासेस आपकी हो सकता है सही तरीके से कि 2 दिन गैप बीच में हो चुका है। बाकी गैप ज़्यादा नहीं रहेगा, 1 आध दिन का गैप हो सकता है। बाकी आपकी क्लासेस होंगी, आपकी परीक्षा तक जो होगा लगभग सारे जो चैप्टर्स होंगे वो कंप्लीट करवा दिए जाएंगे। तो आपको परेशान होने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं। तो आपके जिन साथियों को कोर्स लेना है उनको हमारा नंबर सेंड कर दीजिएगा 9161936062। आप लोगों के पास है, ग्रुप से आप लोग जुड़े हुए हैं, और उस पर वो लोग SMS करेंगे, मैं उनको कोड सेंड कर दूंगा। वो उस पर जब 100 रुपये पे कर देंगे, आप प्रोसेस बता दीजिएगा क्या प्रोसेस है जिस प्रकार से आप लोग जुड़े हुए हो, और उसके बाद में फिर जो है उसको ग्रुप से ऐड कर दिया जाएगा। और आसानी से पढ़िएगा आप सभी लोग, अच्छा नंबर प्राप्त करिए। तो आप इस जो है उसमें थोड़ा मदद कीजिए, चूँकि बहुत जब कम छात्र छात्राएँ होते हैं तो उतना अच्छा नहीं लगता है पढ़ाने में, जितना अधिक रहते हैं तो मोटिवेशन मिलता है। ठीक, चलिए हालांकि आप जो कुछ भी हो, मैं आप लोगों के लिए हमेशा से तत्पर रहा हूं। आप अगर एक छात्र होते या एक छात्रा होती तो भी मैं आपको पढ़ाने का प्रयास करता उतनी ही शिद्दत से। लेकिन जब ज़्यादा होते हैं तो खुद ब खुद शिद्दत अंदर से निकलने की बाहर आ जाती है। तो एक बार आप ज़रूर प्रयास करें कि कोर्स को जो है सजेस्ट करें सभी लोगों के पास। तो चलिए हिंदी एकांकी के बारे में कुछ हम समझेंगे। आखिरकार हिंदी एकांकी क्या है, किसे कहते हैं, इसके अर्थ को, परिभाषा को, विशेषता को, इसके तत्व को, इसके प्रकार को समझते हुए हिंदी एकांकी की जो विकास यात्रा रही, उद्भव, इन सभी चीज़ों को समझेंगे। वैसे बात की जाए हिंदी एकांकी की तो एकांकी जो है साहित्य की वह विधा होती है जो नाटक के समान अभिनय से संबंधित है। और ख़ास करके आप देखिएगा ऐसा नाटक जिसमें क्या हो, घटना का या विषय का एक ही अंक प्रस्तुत किया जाता हो, वो होती है एकांकी। अर्थात एकांकी क्या है? एकांकी, कुछ आलोचक तो मानते हैं कि नाटक के लघु रूप को ही एकांकी कहते हैं, किंतु यह धारणा बिल्कुल भी सही नहीं है कि एकांकी नाटक का ही छोटा भाग है। ऐसा कह देना उचित प्रतीत नहीं होता है। तो खास करके नाटक की बात की जाए और एकांकी की बात की जाए तो ये दोनों विधाएं अपना स्वतंत्र शिल्प रखती हैं, स्वतंत्र अस्तित्व रखती हैं। और वर्तमान में बात की जाए तो हिंदी एकांकी का शिल्प जो है पाश्चात्य एकांकियों से प्रभावित रहा है कहीं ना कहीं पे, इससे हम नकार नहीं सकते हैं। लेकिन एक खेमा ऐसा है जो कि हिंदी साहित्य में जो एकांकी का विकास है वो हिंदी एकांकी के विषय में लोग बताते हैं कि जैसे कि उनका नाम अगर मैं बताऊं, जैसे कि डॉक्टर सरनाम सिंह जी हो गए, ये कहते हैं कि आधुनिक एकांकी को प्राचीन नाट्य परंपरा से जोड़ा इन्होंने, और कहा कि यह मानना कितना भ्रामक होगा कि हिंदी एकांकी के सामने कोई भारतीय आदर्श ही नहीं था। ये भ्रामक पूर्ण जानकारी है। हिंदी एकांकी का विकास जो हुआ है वो संस्कृत नाट्य साहित्य से माना जाता है, ऐसा डॉक्टर सरनाम सिंह का कहना है। इसी जो है चीज़ को आगे बढ़ाते हुए प्रोफेसर सदगुरु शरण अवस्थी जी भी कहते हैं कि यह नहीं समझना चाहिए लोगों को कि भारतवर्ष में एकांकी थे ही नहीं। ये एकदम से एक प्रकार से कि ऐसा मान लेना कि हिंदी साहित्य की लगभग अधिकतर विधाएं पाश्चात्य जगत से प्रभावित हैं, और ये बिल्कुल भी विद्वान हमारे ख्याल से उतना ज़्यादा शोध नहीं कर पाए जितना करना चाहिए था।
अब ये थोड़ा कटु बात तो मैं बोल रहा हूँ बिल्कुल भी, लेकिन भाई संस्कृत साहित्य में नाट्य साहित्य थी और उसी नाट्य साहित्य से ही एकांकी की उत्पत्ति मान सकते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन फिर भी विद्वान लोग पता नहीं क्यों पाश्चात्य जगत की तरफ एकदम से झुके चले जाते हैं। ये मेरी थोड़ा सा समझ से बाहर आता है कि जो विदेशों की नकल करते हैं, ठीक, जबकि अपने यहाँ इतना ज्ञान, इतना वो सब डूबा पड़ा हुआ है, इतना ज्ञान है कि आप उसको पढ़ ही नहीं सकते हैं। और फिर भी लोग पता नहीं क्यों विदेशी ज्ञान के पीछे पड़े हैं, उस पर रिसर्च कर रहे हैं, भाग रहे हैं, दौड़ रहे हैं, दुनिया भर का टिटिम कर रहे हैं। अगर आप सही तरीके से अपने भारतीय साहित्य परंपरा को सही तरीके से अध्ययन कर लेते हैं, पढ़ लेते हैं, तो किसी की कुछ पढ़ने की आवश्यकता नहीं। जो कुछ भी विदेशियों के पास है वो सब हम ही लोगों से ग्रहण करके उन लोगों के पास चली गई। अर्थात वो लोग हमारे यहाँ का ही शास्त्र ज्ञान चुराए, हमारे यहाँ का आयुर्वेद लेकर के गए, हमारे यहाँ के वेदों का उन्होंने अपने वहाँ में जो है क्या करवाया, अनुवाद करवाया। तो इस प्रकार से आप देखिएगा कि अपने यहाँ का ज्ञान परंपरा से वो लोग आगे बढ़ रहे हैं और हम लोग उनकी नकल कर रहे हैं। अर्थात उन लोगों ने मेरी नकल हमारी नकल करी और हम लोग उनकी नकल कर रहे हैं। ये एक प्रकार से थोड़ा सा मतलब एक प्रकार से थोड़ा सोचने वाली बात है। तो इस प्रकार से हिंदी एकांकी के लेखन का सूत्रपात अगर माना जाए तो ये विवादास्पद प्रश्न है। कुछ आलोकों ने तो भारतेंदु हरिश्चंद्र जी को जो एक अंक वाली जो नाटकीय रचना है, जैसे कि अंधेर नगरी हो गई, विषय जो है विषमोधम हो गई, या वैदिक हिंसा हिंसा न भवती, ये ऐसी नाटक हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र जी के जो कि एक अंक में समाप्त होते हैं। तो इसको हम प्रारंभिक एकांकी मान सकते हैं। किंतु यह उचित जान पड़ता है कि भारतेंदु जी की उक्त नाट्य जो कृतियाँ रही हैं, यानी कि जो अंधेर नगरी या विषय विषमोधम या फिर वैदिक हिंसा हिंसा न भवती, ये ऐसी कृतियाँ रही हैं जो कि एकांकी कला पर उतनी खरी नहीं उतरती जितनी खरी उतरनी चाहिए। तो कुल मिलाकर के ये प्रहसन जो है भाड़ भी थी, इसी के समीप ज़्यादा दिखाई पड़ती है, एकांकी कला पर ही खड़ी नहीं उतर पाती हैं। तो इस प्रकार से कहीं ना कहीं पे अगर माना जाए हिंदी की प्रथम एकांकी, तो हिंदी डॉक्टर नगेंद्र कहते हैं कि हिंदी की जो प्रथम एकांकी है वो श्री जयशंकर प्रसाद जी के द्वारा लिखी गई है। जयशंकर प्रसाद जी ने कौन सी एकांकी लिखी? सबसे पहले एक घूंट नाम की एकांकी है जयशंकर प्रसाद जी की, 1929 ईस्वी में लिखी गई, और हिंदी की प्रथम एकांकी होने का श्रेय इसी को है। ये बात आप ध्यान रखिएगा। अब थोड़ा सा हम और आगे बढ़ेंगे और चीज़ों को जानने का प्रयास करेंगे। तो इस प्रकार से लोगों का और दूसरा मत है, जैसे कि प्रोफेसर अमर सेन गुप्ता जी हैं, प्रोफेसर प्रकाश चंद्र गुप्ता हैं, ये लोग मानते हैं कि एकांकी पश्चिम साहित्य से आई हुई एक नवीन विधा है। प्रोफेसर अमरनाथ कहते हैं कि एकांकी नाटक हिंदी में सर्वदा नवीनतम कृति है और इसका जन्म हिंदी साहित्य में अंग्रेजी प्रभाव के कुछ वर्ष पूर्व ही हुआ था या हुआ है। डॉक्टर एसपी खत्री कहते हैं कि एकांकी लेखन जब 20वीं शताब्दी में प्रारंभ हुआ तो स्पष्ट होता है कि अंग्रेजी का प्रभाव है, ना कि संस्कृत का। तो ये दोनों मत आप मतलब अतिवादी हैं, चाहे वो संस्कृत साहित्य से उत्पत्ति मानते हो हिंदी एकांकी की, चाहे वो अंग्रेजी साहित्य से मानते हो हिंदी एकांकी की। कुल मिलाकर के बात की जाए, डॉक्टर सतदेव चौधरी कहते हैं कि आज का हिंदी एकांकी निश्चय ही अंग्रेजी का ऋणी है और उसके लिखने की प्रेरणा अंग्रेजी एकांकी से मिली है, पर भारतीय लेखक अपनी परंपरा और अपनी प्राचीन जो विभूतियाँ रही हैं उनसे एकदम कट नहीं पाए हैं। अर्थात संस्कृत में एकांकी नाटकों भाड़, व्यायोग, बीथी, अंक, नाट्यशास्त्र आदि का एकांकी नाटकों की परंपरा पर प्रभाव दिखाई पड़ता है। तो कुल मिलाकर के आज के कुछ एकांकी नाटकों में संस्कृत एकांकी की छाया होना स्वाभाविक सी बात है। तो जहाँ तक बात की जाए तो जो है अंग्रेजी में भी और संस्कृत का मतलब कि दोनों का प्रभाव दिखाई पड़ता है। आगे बढ़ते हैं। देखिए, हिंदी नाट्य साहित्य के वर्तमान युग में एकांकी नाटकों का सर्जन एक महत्वपूर्ण प्रयास है। प्राचीन भारतीय नाट्य साहित्य आधुनिक एकांकी पर प्रभाव होते हुए भी सामान्यतया यह मानना अधिकतर संगत होगा कि पाश्चात्य साहित्य के अनुकरण पर ही हिंदी में एकांकियों का विकास हुआ है और भारतीय एवं पाश्चात्य विद्वानों ने एकांकी को परिभाषित करने का प्रयास भी किया है। तो आइए अब हम थोड़ा सा इसके, अभी तक मैंने विकास यात्रा पर चर्चा करी और विकास यात्रा के साथ साथ अभी हम और चर्चा करेंगे आगे चल करके। लेकिन यहाँ पर पाश्चात्य जगत का भी प्रभाव जो आधुनिक एकांकी आ रही है उन पर दिखाई पड़ने लगता है। तो कुल मिलाकर के संस्कृत का उतना प्रभाव थोड़ा बहुत मात्रा में आपको दिखाई पड़ता है। विदेशियों का मतलब अंग्रेजी पर ज़्यादा लोग लुभावना देते हैं। आजकल अंग्रेजी दो शब्द कौन बोल दे तो एकदम से प्रसन्न हो जाते हैं कि अगर अंग्रेजी में बोलत हो कोई लड़का तो
इस प्रकार से चीज़ें होती है। तो भैया अंग्रेजी मतलब कि आप देखिएगा तो अंग्रेजी में या हिंदी अगर दोनों की लिपियों की तुलना की जाए तो हिंदी की जो देवनागरी लिपि है वो सबसे ज़्यादा बेस्ट लिपि मानी जाती है। क्यों? चूँकि ये लिपि जो है पूर्णतः वैज्ञानिकता पर आधारित है। हर एक मतलब कि ध्वनि के लिए हर एक प्रकार का जो है वर्ण दे दिया गया है इसकी वर्णमाला में। चलें परिभाषा को देखते हैं तो डॉक्टर गोविंद त्रिगुणायत जी कहते हैं कि एकांकी को वह लघु नाट्य रूप माना गया है जिसमें क्या होता है, एक परिस्थिति, एक घटना या एक भावजनित संवेदना की अभिव्यक्ति किसी संघर्ष के सहारे, चाहे वह बाह्य संघर्ष हो चाहे आभ्यंतर संघर्ष हो, उसके अभिनेता मतलब कि अभिनयात्मक शैली में इस प्रकार की जाती है कि उसमें प्रभाव एक का उद्बोध होता है, यानी कि प्रभाव एकत्व का बोध होता है या एक का बोध होता है, और उस उद्बोध से दर्शक और पाठक दोनों की रागात्मकता में वृद्धि जाग जाती है। तो इस प्रकार से यानी कि एक ही घटना, एक ही भावजनित संवेदना, एक ही परिस्थिति की ऐसी अभिव्यक्ति कि किसी संघर्ष के सहारे, चाहे वह बाह्य संघर्ष हो चाहे आभ्यंतर यानी आंतरिक संघर्ष हो, अभिनेतात्मक शैली में प्रस्तुत किया जाती है और वो एक प्रभाव स्थापित करती है, एक प्रभाव दिखाई पड़ता है वो पाठकों पर और दर्शकों पर, जो कि रागात्मकता उनके जीवन में, उनके जो है वृत्ति में, उनके विचारों में जाग जाती है। ये परिभाषा दी किसने? डॉक्टर गोविंद त्रिगुणायत ने। रटने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं, बस समझ लीजिएगा इतना, बस थोड़ा सा जो भी आपकी भाषा होगी उसमें लिख दीजिएगा, नंबर आपको मिलेगा। अगला प्रश्न है सदगुरु शरण अवस्थी के अनुसार इन्होंने कहा कि एकांकी नाटक का सुनिश्चित और सुकल्पित एक लक्ष्य होता है, उसमें केवल एक ही घटना, परिस्थिति या समस्या क्या होती है? प्रबल होती है। कार्यकरण की घटनाओं अथवा गौण परिस्थिति अथवा समस्या के समावेश का उसमें स्थान नहीं होता। एकांकी नाटक के वेग संपन्न प्रभाव में किसी प्रकार के अंतर प्रवाह के लिए अवकाश नहीं होता, वह तो सूचना ही केंद्रीभूत आकर्षण है। अर्थात एकांकी नाटक का सुनिश्चित और सुकल्पित एक लक्ष्य होता है, उसमें केवल एक ही घटना, एक ही परिस्थिति, एक ही समस्या प्रबल होती है, और इसी पर बल दिया खास करके सदगुरु शरण अवस्थी जी ने। इसके बाद में हिंदी साहित्य कोश की अगर परिभाषा हम देखें एकांकी की, तो यहाँ से हमको परिभाषा मिलती है क्या कि एकांकी साहित्य का वह नाट्य प्रधान रूप है जिसके माध्यम से मानव जीवन के किसी एक पक्ष, किसी एक चरित्र, किसी एक कार्य, किसी एक जो है क्या भाई जो है परिपार्श्व एक ही भाव की ऐसी कलात्मक व्यंजना की जाती है कि एक अविकल भाव से अनेक की सहानुभूति और आत्मीयता प्राप्त कर लेते हैं। अर्थात एक अविकल भाव से अनेक की सहानुभूतियाँ मिल जाती उस एकांकी पर, ऐसी रचना होती है एकांकी। अर्थात जिसमें एक पक्ष, एक चरित्र, एक कार्य और एक परिपार्श्व, परिपार्श्व माने होता है परिपेक्ष, किसी एक परिपेक्ष में चीज़ें कही जाती हैं, ठीक। तो उसकी एक भाव की या एक भाव की एक कलात्मक व्यंजना होती है, उसी को हम एकांकी कहते हैं, ठीक है। और जो क्या करती है, अविकल भाव से अनेक सहानुभूति और आत्मीयता प्राप्त कर लेती है, उस रचना को, उस दृश्य को, उस श्रव्य दृश्य माध्यम को हम एकांकी कहते हैं। अगली परिभाषा रही है सिडनी वॉक्स की, ये पाश्चात्य विचारक है। इन्होंने कहा कि एकांकी साहित्य की वह विधा है जिसमें एक ही घटना को इस प्रकार से अभिव्यक्त किया जाता है कि उसके प्रभाव एक से पाठकों का ध्यान आकृष्ट और आक्रांत हो जाए। तो इस प्रकार से यानी कि कुल मिलाकर के इन सभी परिभाषाओं को अगर आपने पढ़ा, जाना, देखा, तो एक चीज़ तो निकल करके हमारे सामने आई कि एकांकी जो है ये बड़े नाटक की तुलना में खास करके एकांकी जीवन के एक अंश की झांकी प्रस्तुत करता है। बहुत महत्वपूर्ण बात यह है जो यहाँ पर हमने लिखने का प्रयास किया है। तो बड़े नाटक की तुलना में बात की जाए, एकांकी जो होता है ये जीवन के एक अंश की क्या करता है, झांकी प्रस्तुत करता है, और एकांकी की इसी प्रकार से तमाम सारी विशेषताएं हैं। तो अब हमने परिभाषाओं को समझ लिया, तो अब थोड़ा सा हम एकांकी की विशेषताओं पर चर्चा करेंगे। तो आइए देखते हैं एकांकी की विशेषताएं किस प्रकार से हैं और किस प्रकार से हम इनको जान सकते हैं। एक बार जितने भी लोग देख रहे हैं सभी लोग वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। शेयर करने के लिए मैं नहीं बोलूँगा, चूँकि अगर शेयर करने के लिए बोल दिया तो फिर आप लोग सभी के पास शेयर कर देंगे, फिर आपका और फिर जिन्होंने जो है पेमेंट नहीं किया है उनका क्या, फिर दोनों में क्या अंतर डिफरेंस रहेगा, फिर आपका कोई मतलब ही नहीं रहेगा। तो अर्थात मैं यही चाहूँगा कि आप लोग क्या करेंगे,
शेयर नहीं करेंगे इस क्लास को, बाकी आप लोग देखिएगा। अगर शेयर करेंगे तो फिर दिक्कत की बात है, नोटिफिकेशन हमारे पास आ जाएगा तो फिर आपका जो एडमिशन होगा वो कैंसिल कर दिया जाएगा। तो इसीलिए आप लोग सजेस्ट ज़रूर कर दीजिएगा दूसरों को कि कोर्स ले सकते हैं। वो अभी भी कोर्स खुला हुआ है, जिनको लेना है वो ले सकते हैं और खुला रहेगा जल्दी हमेशा। अगला देखिए, तो विशेषता, पहली विशेषता एकांकी की है कि एकांकी का आधार कोई मुख्य विचार, कोई विशेष समस्या तथा सुनिश्चित लक्ष्य होता है। क्या होता है? कोई मुख्य विचार होता है, उसको ध्यान में रख करके एकांकी की रचना होती है, या कोई विशेष समस्या को लेकर के, या कोई सुनिश्चित लक्ष्य प्राप्त करने के लिए एकांकी की रचना होती है। वस्तुतः ये वह जीवन या समाज के किसी एक पहलू, किसी एक घटना, किसी एक उद्दीप्त क्षण का चित्र प्रस्तुत करता है, उसी को एकांकी कहते हैं। तो एकांकी की ये पहली विशेषता हो गई। दूसरी विशेषता समझते हैं भैया। देखें, दूसरी विशेषता है कि पात्रों की संख्या कम होती है, वे वास्तविक जगत से संबंध रखते हैं तथा अप्रधान प्रसंग, गौण घटना या व्यर्थ पात्रों के जमघट के बजाय मुख्य घटना और नायक के चरित्र पर ही ध्यान केंद्रित करता है। अर्थात क्या, पात्रों की संख्या इसमें कितनी होती है? कम होती है। वास्तविक जगत से संबंध रखते हैं जितने भी पात्र होते हैं। अप्रधान प्रसंग होता है, यानी प्रसंगों की प्रधानता नहीं होती है। गौण घटनाएं भी इसमें गौण होती हैं। व्यर्थ पात्रों के जमघट नहीं दिखाई पड़ते इसमें। इन सभी के अलावा इसमें मुख्य घटना पर जोर दिया जाता है और नायक का जो चरित्र होता है उस पर ही पूरी की पूरी एकांकी का केंद्र बिंदु टिका हुआ होता है। तो ये दूसरी विशेषता होती है एकांकी की। तीसरी विशेषता आप समझिएगा, एकांकी की तीसरी विशेषता होती भैया कि संकलन त्रय। संकलन त्रय माने होता है कि तीन चीजों का संकलन होता है। कौन कौन सा चीज? पहला तो कार्य, दूसरा समय और तीसरा स्थान। संकलन त्रय के माध्यम से इसकी अनिवार्यता इसमें आपको दिखाई पड़ती है। अर्थात संकलन त्रय कार्य, समय और स्थान, यानी कि वर्क, टाइम एंड प्लेस। वर्क, टाइम एंड प्लेस इज कॉल्ड संकलन त्रय। ओके, तो इसकी अनिवार्यता के साथ प्रभाव साम्य की विशेषता भी होती है एकांकी में। ये तीसरी विशेषता हो गई। चौथी विशेषता एकांकी की निकल करके आपके समक्ष आ रही है कि एकांकी की परिधि क्या होती है? संकुचित होती है। संकुचित होने का मतलब क्या होता है? संकुचित होने का क्या मतलब होता है भैया? कि संकीर्ण होती है। एकांकी की परिधि मतलब बहुत बड़ा चढ़ा नाटक नहीं होता है, छोटा सा नाटक होता है, ताकि एक बैठाव में आराम से या फिर एक घंटे में लगभग समाप्त हो जाए, 1-2 घंटे में। मतलब एक ही अंक हो, एक ही घटना हो, एक ही दृश्य में दूसरा दृश्य ना बदलना पड़े, तो ऐसा नाटक। तो एकांकी की परिधि संकुचित होती है। कम से कम समय में वह पूर्व प्रभाव डाल करके विषय को स्पष्ट कर देती है। जिस विषय को जनता के समक्ष या पाठकों के समक्ष, दर्शकों के समक्ष प्रस्तुत करना होता है, बड़े कम समय में, बड़ी कम परिधि में उसको बना करके, परिधि माने इसे वृत्त होता है, ये वृत्त बना तो ये वृत्त की चारों तरफ की ये जो रेखाएं हैं परिधि ही हैं। तो उसको कम समय में और जनता पर उतना प्रभाव डाल दिया जाता है कि वो समस्या के प्रति जागरूक हो सके। तो ये एकांकी हो गई चौथी विशेषता। पांचवी विशेषता एकांकी की निकल करके आ रही कि एकांकीकार लोक कथाओं, सामाजिक समस्याओं, मानवीय भावों, जीवन के चित्रों, पौराणिक गाथाओं, इतिहास, जीवन चरित्र, द्वंद्व, आंतरिक संघर्ष, मनोवैज्ञानिक, ये जीवन चरित्र होते हैं। जीवन चरित्र में जो द्वंद्वात्मक चीज़ें, द्वंद्व हो रहा है जीवन में, जो आंतरिक संघर्ष चल रहे हैं जीवन में, जो मनोवैज्ञानिक पक्ष उथल पुथल चल रही है जीवन में, उन सभी को भी आधार बना करके कथा वस्तु का एकांकी के निर्माण किया जाता है। एक सफल एकांकी का कथानक सुगठित होता है, संतुलित होना चाहिए, सरल भी होना चाहिए, वेगपूर्ण यानी कि उसमें प्रवाहमयता होनी चाहिए, आकर्षक होना चाहिए, ताकि वो अपने आप की तरफ लोगों का ध्यान आकृष्ट कर सके, खींच सके। आकस्मिक होना चाहिए। अर्थात आप देखिएगा तो एकांकी सुगठित, संतुलित, सरल, वेगपूर्ण, आकर्षक और आकस्मिक होगी, तभी एकांकी अपनी तरफ पाठकों का, दर्शकों का ध्यान आकृष्ट कर सकेगी। अगली विशेषता, छठवीं विशेषता एकांकी की है कि अभिनय और रंग संकेतों का विस्तृत नियोजन होता है। नियोजन माने आयोजन। अभिनय का एक प्रकार से पहले से आयोजन, एक प्लानिंग होती है कि कैसे कैसे करना है, किसका पात्र कौन निभा रहा है,
और रंग संकेत यानी किसके पास मतलब रंग संकेत कौन कौन से होंगे, चाहे बैकग्राउंड रंग की बात की जाए, चाहे जो वस्त्र आदि की परिसज्जा की बात की जाए, तो सभी में एक पहले से फिक्सिंग होती है, एक आयोजन होता है कि फलानवा को फलाने रोल करना है, इसको दूसरा रोल करना है, उसको दूसरा रोल करना है, अर्थात तो कोनो वह दूसर बन जाए कोनो दूसर, इस प्रकार से एकांकी होती है। एक श्रव्य दृश्य माध्यम होता है जिसके माध्यम से छोटी छोटी समस्याओं को लोगों के समक्ष प्रस्तुत करके उसका निवारण किया जाता है। अगली विशेषता, संवाद छोटे होते हैं, स्वाभाविक होते हैं और प्रवाहमय होता है। मतलब किनके जो संवाद होते हैं कथोपकथन, जो डायलॉग होते हैं छोटे छोटे डायलॉग होते हैं, स्वाभाविक डायलॉग होते हैं जिनका होना आना परम आवश्यक ही होता है। प्रवाहमयता होता है इनके डायलॉग में, कथोपकथन में, संवाद शैली में। तो रहस्योद्घाटन चरम सीमा पर ही होता है इसमें। तो इस प्रकार से तमाम प्रकार की विशेषताएं आपने पढ़ी। तो अब थोड़ा सा हम एकांकी के जो प्रमुख तत्व होते हैं उन पर चर्चा करेंगे। तो एकांकी चूंकि नाटक का ही एक रूप है, इसीलिए इसमें नाटक के प्रमुख तत्वों का होना अनिवार्य होता है। अर्थात नाटक में जो तत्व आपको विद्यमान दिखाई पड़ते हैं वही तत्व आपको यहाँ पर भी दिखाई पड़ेंगे। तो आइए देखते हैं। पहला तत्व है आपका एकांकी का कथानक, कथावस्तु या मूल विचार। कथानक एक ही बात है, वही चीज कथावस्तु भी है और वही मूल विचार भी है, यानी केंद्रीय बिंदु। ठीक, कथानक वही। तो कथानक मतलब क्या होता है, एक जो स्टोरी होती है उसकी, तो वास्तव में कथा वस्तु ही एकांकी की आत्मा होती है। कथा वस्तु मतलब तो एकांकी की आत्मा किसे कहा जाता है, कथा वस्तु को। कथा वस्तु पर एकांकी टिका हुआ होता है। लेखक सामाजिक समस्याओं को, लोक कलाओं को, पौराणिक गाथाओं को, वर्तमान जनजीवन को, इन सभी को अपने मुख्य विचार, एक पहलू, एक घटना या एक उद्दीप्त क्षण का चित्र उसी में बनाने का प्रयास करता है। किसी घटना, किसी वर्तमान जीवन का, एक ही रचना का, मतलब लोक कलाओं का, समस्याओं का, सामाजिक पौराणिक गाथाओं का, इन सभी का एक जो है क्या करता है, उसको एक विचार के रूप में, एक पहलू के रूप में, घटना के रूप में उसका चित्र प्रस्तुत करता है। कथानक के विकास की 4 अवस्थाएं होती हैं। कौन कौन सी? कथानक की पहली जो है अवस्था होती है आरंभ की अवस्था, दूसरी अवस्था होती है उसके विकास की, तीसरी अवस्था होती है द्वंद्व और नाटकीय संघर्ष की, और तीसरी अवस्था होती मतलब चौथी होती है चरमोत्कर्ष की। तो इस प्रकार से ये 4 अवस्थाएं होती हैं किसी भी कथानक की। ओके। दूसरा जो तत्व होता है एकांकी का वो है एकता। एकता से आशय होता है कि एकांकीकार जीवन या घटना के जिस पक्ष को प्रस्तुत करना चाह रहा है या चाहे उसी ओर कथा वस्तु, चरित्र चित्रण, कथोपकथन, वातावरण आदि सब एक ही दिशा में जा रहे हो, जिस दिशा में लेखक चाह रहा हो। तो ये सबसे बड़ी महत्वपूर्ण चीज होती है एकांकी की। तो एकांकी की विशेषता इस प्रकार से आप समझ सकते हैं। तो कुल मिलाकर के लेखक की लक्ष्य प्राप्ति में सहायक हो, ऐसा एकांकी होना चाहिए। सेठ गोविंद दास ने इसकी अनिवार्यता मानते हुए कहा है कि सारे नाटक पर एकता का वायुमंडल होना चाहिए। क्या? संपूर्ण नाटक पर एकता का वायुमंडल होना चाहिए। ऐसा किसने कहा है? सेठ गोविंद दास जी ने कहा है। तो ये दूसरा हो गया एकता, यानी पहला क्या, कथानक, पहला तत्व। दूसरा तत्व एकता। तीसरा तत्व क्या होना चाहिए भाई एकांकी में? संक्षिप्तता। संक्षिप्तता मतलब क्या होता है? छोटी होनी चाहिए। अर्थात एकांकी की सफलता इस बात से मानी जाती है कि वह कम से कम समय में जीवन की एक झांकी, एक परिस्थिति, एक उद्दीप्त क्षण का क्या करे? सजीव चित्रण करे, सजीव प्रस्तुतिकरण करे। ये होता है एकांकी का मूल मंतव्य। ठीक, यानी संक्षिप्तता जब तक एकांकी में नहीं होगी तो एकांकी उतनी सुटेबल, उतनी अच्छी नहीं लगेगी जितनी होनी चाहिए एकांकी को। ओके। चौथा आपका तत्व है भाई संकलन त्रय। संकलन त्रय मैंने आपको बताया था कि समय, कार्य और स्थान, यानी कि टाइम, प्लेस एंड वर्क। ओके, इस पर आपको ध्यान देना होगा। तो संकलन त्रय यानी संक्षिप्तता लाने के लिए, जीवन की वास्तविकता का आभास देने के लिए संकलन त्रय अर्थात कार्य, समय, स्थान की एकता का अति महत्वपूर्ण स्थान होता है इसमें। एकांकी के साथ ही आप देखिएगा एकांकी में एक ही कार्य हो और वह एक ही समय में हो और एक ही स्थान पर घटित हो, ये संकलन त्रय होता है। क्या क्या होता है कि एकांकी में एक ही कार्य हो रहा हो, एक ही समय में वह कार्य हो रहा हो और एक ही स्थान पर घटित हो रहा हो,
तो उसको हम संकलन त्रय कहते हैं। संकलन त्रय के संयोजन से एकांकी में सजीवता आती है, एकांकी में स्वाभाविकता आती है, एकांकी में एकता आती है, एकांकी में एकाग्रता। इन सभी चीज़ों का समावेश तभी संभव है जब संकलन त्रय के तीनों पहलुओं पर विशेष ध्यान एक एकांकीकार देता है, तब ये चीज़ संभव होती है। इसी बात को लेकर के डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने कहा है संकलन त्रय के बारे में। क्या कहा डॉक्टर राम कुमार वर्मा? हिंदी के बड़े एकांकीकार माने जाते हैं डॉक्टर राम कुमार वर्मा जी। ये कहते हैं कि मतलब ये अनिवार्य मानते किसको? संकलन त्रय को। बिना संकलन त्रय के एकांकी की कल्पना करना उतना स्वाभाविक नहीं है जितना होना चाहिए। ठीक। हालांकि डॉक्टर नागेंद्र ने काल और स्थान की एकता को एकांकी के लिए अनिवार्य नहीं माना है। काल और समय को यानी कि जो है काल समझ रहे हैं यानी टाइम, ठीक, और स्थान यानी कि कोई जो एक स्थान होता है और एक ही समय, इसको डॉक्टर नागेंद्र नहीं स्वीकार करते हैं, जबकि डॉक्टर राम कुमार वर्मा संकलन त्रय पर पूरा फोकस करते हैं। डॉक्टर नागेंद्र एक पक्ष पर चर्चा जरूर करते हैं इसके, काल वो वर्क पर, समय पर, यानी एक ही समय मतलब कि एक ही कार्य हो रहा हो एकांकी में, उस पर उन्होंने जोड़ दिया है। तो ये एकांकी का चौथा जो है आपका हो गया संकलन त्रय। पांचवा आपका तत्व होता है पात्र एवं चरित्र चित्रण। पात्र एवं चरित्र चित्रण की अगर बात करें तो एकांकी में पात्र सीमित और कथा से पूर्णतः संबंध होते हैं। साथ ही साथ वास्तविक संसार की प्राणी, गुण दोष, जीवन की सामान्य समस्याओं से आक्रांत व्यक्ति होते हैं। नायक का चरित्र चित्रण ही एकांकीकार के केंद्र में रहता है, अर्थात जो चरित्र चित्रण होता है वो केवल जो एकांकी का नायक होता है उसी के इर्द गिर्द जो भी आएंगे चरित्र चित्रण, उसका मतलब वो भी पात्रों जो आएंगे जो नाटक के ही इर्द गिर्द उसी के बारे में बताएंगे, मतलब कि जो नायक होगा उसी के इर्द गिर्द। तो गौण पात्र में मुख्य रूप से कुछ आते हैं, कुछ मुख्य पात्र होते हैं, उनके चरित्र चित्रण होते हैं, परिस्थिति की आदि को स्पष्ट करने में सहायता प्रदान करते हैं परिस्थितियों को। जब ये पात्र आते हैं हमारे समझ तो पात्र का उतना ही महत्व है जितना एक फिल्म में हीरो का। एक नाटक में आप देखते हैं जैसे होते नहीं नाटक में जो, तो हीरो होते हैं नाटक के, जैसे कि कोई भी मान लेते हैं, जैसे कि आप कोई मूवी मान लो तो उसमें जो नाटक मतलब उसमें मूवी में कोई जो हीरो होता है उसी के इर्द गिर्द पूरी कहानी घूमती रहती है, आप लोग देखते होंगे। तो वो इसी प्रकार से पात्र एवं चरित्र चित्रण भी इसमें ही होता है। छठवां होता है संवाद एवं कथोपकथन। नाटक की तरह एकांकी में भी पात्रों के संवाद होते हैं। डॉक्टर राजेंद्र कुमार वर्मा कथोपकथन या संवाद के एकांकी का मतलब एकांकी को प्राण मानते हैं। ठीक है, एकांकी की आत्मा तो कथोपकथन को कहा जाता है, लेकिन डॉक्टर राजेंद्र कुमार वर्मा कथोपकथन यानी संवाद को, डायलॉग को क्या कहते हैं? एकांकी का प्राण मानते हैं। और संवाद ही क्रियाशीलता लाते हैं। जहाँ एक और संवाद कथानक को आगे बढ़ाते हैं, वहीं दूसरी ओर पात्रों के चरित्रगत गुण दोषों, आचार विचार, वातावरण को स्पष्ट करते हैं। संवाद पात्र और परिस्थिति के अनुरूप एवं स्वाभाविक होनी चाहिए। संवादों की संक्षिप्तता और सांकेतिकता एकांकी के लिए अनिवार्य गुण माना जाता है। अर्थात संवाद क्या हो? संक्षिप्त हो यानी छोटे हो, सांकेतिक हो अर्थात कुछ ऐसा हो कि जिससे मतलब कि थोड़ा मतलब ये आए कि उसमें थोड़ा सा लुभावनापन भी दिखाई पड़े। यानी सांकेतिक जब जो है बातचीत होगी तो ज़्यादा बेटर लगता है, बजाय जब वो एकदम से हूबहू अगर बातें बोल दी जाए तो फिर वो तो लोग वैसे भी बात करते हैं घर में बैठ करके, तो उसमें कुछ कलात्मकता दिखाई जानी चाहिए। इसके अलावा अगर बात की एकांकी का जो अगला आपका जो है तत्व होता है वो होता है देश काल अर्थात वातावरण। नाटक में देश काल का विशेष महत्व होता है और एकांकीकार को केंद्रित समाज के वातावरण, संस्कृति, जीवन पद्धति की वास्तविक अनुभूति कराने के लिए देश काल के प्रति अत्यधिक सजग रहना पड़ता है, क्योंकि अत्यधिक कृत्रिमता एवं कथा वस्तु से वातावरण में असमानता होने से लेखक अपने उद्देश्य की पूर्ति में असफल होता हुआ प्रतीत होगा। इसीलिए खास करके देश काल यानी कि जहाँ की घटना घटित हुई है वहीं की घटना उसमें होनी चाहिए, दिखानी जानी चाहिए। अर्थात घटना में वातावरण का यानी देश काल का बहुत अधिक महत्व होता है एकांकी में। अतः एकांकी में जिस देश काल वातावरण की कथा वर्जित होती है उसके ऐतिहासिक, सामाजिक, धार्मिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक स्थिति का यथार्थ चित्रण
मतलब यथार्थ रूप से चित्रण होना आवश्यक होता है। अर्थात मान लेते हैं कि अगर मान लेते हैं अयोध्या की घटना कोई घटित हुई है, उस पर एकांकी लिखी गई है, अयोध्या की घटना पर एकांकी लिखी गई है, तो अयोध्या की बोली एक आध दो कुछ मात्रा में आप देखेंगे कि मिलनी चाहिए। जैसे कि जब आप देखते हैं जैसे कि कोई अवधी भाषा में एक आध दो पात्रों को अवधी भाषा में बुलवाना चाहिए, ठीक है। जैसे आपने रामायण देखा होगा, जो रामचरितमानस, मतलब रामायण आपने देखा होगा, खास करके तुलसीदास जी ने लिखा रामचरितमानस, तो वो अवधि में लिखा, चूँकि यहाँ के लोग अवध में ही, चूँकि राम जी ने अवध में मतलब कि अवधी भाषा ही वो लोग मतलब कि बोलते रहे होंगे। और तो ऐसे सतयुग मतलब कि वो था, त्रेता तो हो सकता है संस्कृत भाषा रही हो, चूँकि अवधि उस समय व्याप्त नहीं थी। लेकिन अवध प्रांत की ये जो है भाषा, तो चूँकि अवध के लोगों से ज़्यादा राम जी का जुड़ाव रहा है, तो अवधि में रचना करी। तो इसी प्रकार से जिस प्रकार से अवधि में रचना हुई, आप देखते हैं जब मूवी बनती है तो उसमें जिस देश काल की घटना होती है उसी के बारे में थोड़ा सा भाषा, थोड़ा सा उसी प्रकार से मुंबई की, या फिर जब गुंडे लोग बोलते हैं तो थोड़ा सा दूसरी प्रकार की भाषा होती है, हीरो बोलता है तो दूसरी प्रकार की भाषा होती है। तो इस प्रकार से उसकी भाषा पर, सामाजिक और धार्मिक जो चीज़ें हैं उस पर क्या होता है, उस पर ध्यान देना परम आवश्यक है, ठीक। तो अर्थात जिस वातावरण या जिस देश काल की घटना कह रहे हैं आप अपनी एकांकी में, उस पर विशेष ध्यान दें कि उस काल की जो सांस्कृतिक चीज़ें हैं, धार्मिक चीज़ें हैं, राजनीतिक चीज़ें हैं, सामाजिक चीज़ें हैं, सांस्कृतिक, उन सभी से मैच हो रही हैं या नहीं हो रही, इसको जरूर देखना चाहिए। अगला होता है तो आपका अभिनय। अभिनय की बात की जाए, अभिनय माने क्या होता है, जो अभिनय किया जाता है, लोग करते हैं। अभिनय माने होता है एक्टिंग। तो अभिनय की बात की जाए तो एकांकी मूलतः दृश्य काल होता है, चूँकि ये मंच पर होता है, तो उसका प्रभाव एकांकी उद्देश्य पूर्ति उसकी अभिनेता पर ही निर्भर करता है, यानी कितने अच्छे तरीके से आपने किसी की भूमिका निभाई, रोल निभाया, ठीक, ये डिपेंड करता है। एकांकी के अभिनय में सर्वाधिक योगदान एकांकीकार द्वारा दिए गए रंग संकेतों का होता है। अभिनय में रंग संकेतों का महत्व बताते हुए डॉक्टर गिरीश रस्तोगी जी का कथन है कि कभी कभी रंग संकेतों द्वारा ही नाटककार अपने पात्रों की मनोवृत्तियों का, मनोदशा का सूक्ष्म चित्रण कर देता है। अर्थात जो रंग मतलब कि रंगमंच होता है या जो रंग संकेत होते हैं, उसी के माध्यम से जो मतलब वो होता है अभिनेता, उसके मनोभावों का चित्रण लोग कर लेते हैं। कुशल अभिनय से एकांकी दर्शकों और पाठकों के लिए अत्यंत आकर्षक और रोचकता से परिपूर्ण हो जाता है। तो इस प्रकार से एकांकी में अनुभव का बहुत अधिक महत्व, अभिनय का। अगला तत्व आपका 9वां आता है भाषा और शैली। भाषा और शैली की बात की तो भावों और विचारों के व्यक्ति का माध्यम होता है भाषा, और एकांकी नाटक प्रायः महत्वपूर्ण उद्देश्य लेकर लिखे जाते हैं। किसी बिना उद्देश्य के एकांकी लिखा ही नहीं जाता है। उसका प्रमुख उद्देश्य उसमें निहित संदेश को सामान्य जनमानस तक पहुंचाना होता है, कि जो संदेश है, जो समस्या है, उसका निवारण कैसे हो, या किसी प्रकार की चीज़ों को जो ध्यान में रखा गया है, तो उस उद्देश्य को लोगों तक पहुंचाने के लिए इसमें भाषा को लेकर के अत्यधिक सहज रहना पड़ता है, सजग रहना पड़ता है। इसकी भाषा पात्र और परिस्थिति के अनुकूल होनी चाहिए। अर्थात जहाँ जो पात्र है, जैसा पात्र है उसी के अनुरूप उसकी भाषा होनी चाहिए, यानी पात्रानुकूल भाषा का प्रयोग होना चाहिए एकांकी में। डॉक्टर गोपीनाथ तिवारी जी कहते हैं कि भाषा के द्वारा ही पात्र का चरित्र उद्घाटित होता है, अस्तु पात्रों के चरित्रांकन का माध्यम भाषा ही हो। साहित्य में प्रत्येक विधा की अपनी अपनी शैली होती है, और इस प्रकार एकांकी की भी अलग विशिष्ट शैली होती है, जिसमें कम से कम शब्दों में अत्यधिक विचारों एवं भावों को अभिव्यक्त करने की विशेषता विद्यमान होती है। तो एकांकी में संक्षिप्तता का होना और भाषा के प्रति सजगता का होना, ठीक है, अभिनयता का होना, संकलनत्रय पर ध्यान देना, ठीक, ये सब, और वातावरण पर विशेष ध्यान देना, ये सब बहुत महत्वपूर्ण फैक्टर्स होते हैं, इन पर ध्यान देना चाहिए। अगला जो 10वां उद्देश्य और लास्ट उद्देश्य होता है, मतलब कि लास्ट तत्व होता है एकांकी का, वह है उद्देश्य। उद्देश्य की बात की है तो कोई भी रचना लिखी जाती है तो बिना किसी उद्देश्य के नहीं लिखी जाती है। अर्थात हिंदी साहित्य की बात की जाए, फिर कोई भी चीज़ होता है तो उद्देश्य विहीन रचना उतना ज़्यादा प्रभाव नहीं डाल पाती पाठकों पर जितना उसको डालनी चाहिए। अर्थात उद्देश्य जरूर होना चाहिए। और ख़ास करके जब हम एकांकी और नाटकों की बात करते हैं तो ये उस समय लिखे जा रहे थे जब समाज में समस्याएं व्याप्त थी, चाहे सांस्कृतिक समस्या, चाहे राजनीतिक समस्या, चाहे धार्मिक समस्या, कई प्रकार की समस्याएं विद्यमान थी। तो उन्हीं सब समस्याओं को
कहीं ना कहीं पे उजागर करना था। तो इसीलिए एकांकी का माध्यम समस्याओं को ख़त्म करना भी रहा। यानी एक उद्देश्य बना करके तब एक एकांकीकार एक घटना को, एक दृश्य में, एक समय की घटना, एक स्थान की घटना को बहुत ही कम समय में अपनी लेखनी के माध्यम से लिखता है और उस पर मंच पर प्रस्तुत करने का प्रयास करवाता है। उद्देश्य साहित्य का सृजन विशिष्ट उद्देश्य लेकर ही होता है। नाटक का यह कहीं ना कहीं पे नाटक का जो यह एक अंक वाला नाटक एकांकी होता है, वो अपने अंदर जीवन के किसी एक पक्ष का यथार्थ और स्पष्ट संदेश जो है क्या करता है, समेटे हुए रहता है। इसी बात को लेकर के आप देखिएगा डॉक्टर देवऋषि सानाढ़ी और डॉक्टर गोपीनाथ तिवारी जी कहते हैं कि जीवन और जगत के प्रति अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करने के लिए लेखक एकांकी की रचना करता है। आधुनिक एकांकी वैज्ञानिक युग की उपज है। मनुष्य आज हर प्रकार से समय और शक्ति की बचत करना चाहता है। आज बड़े नाटकों, बड़े महाकाव्यों, उपन्यासों आदि का क्या हो रहा है, रसास्वादन लोग समय अभाव के कारण से कम कर पा रहे हैं और इसके फलस्वरूप साहित्य के लघु रूपों जैसे कि कहानी हो गई, एकांकी हो गई, इसकी लोकप्रियता और उपयोगिता बढ़ रही है। क्यों बढ़ रही है? चूँकि कम समय में वो चीज़ें मिल पा रही, कम समय में मनोरंजन या कम समय में समस्या का निवारण हो जा रहा है, इसीलिए कहानी लोग ज़्यादा पढ़ रहे हैं। उपन्यासों को लोग इसलिए नहीं पढ़ना चाहते जल्दी, क्योंकि उपन्यास बहुत लंबे होते हैं और कहानी उसकी अपेक्षा छोटी होती है, इसलिए कहानी की लोकप्रियता उपन्यास की तुलना में ज़्यादा ही है। ठीक, हालांकि एकांकी की लोकप्रियता का एकमात्र कारक समय अभाव नहीं हो सकता है। एकांकी के और सारे फैक्टर हो सकते हैं। एकांकी में कथा में आवश्यक विस्तार नहीं होता है, मतलब अनावश्यक जो विस्तार कर देते हैं कभी कभी जो लेखक होते हैं वो नहीं होता है। इसके साथ ही साथ क्या होता है कि जीवन की एक रूपता लिए चित्रण की तीव्र और संक्षिप्त रूपरेखा होती है, इससे लोगों का ध्यान आकृष्ट होता है। कौतूहल की स्थिति होती है, इससे ध्यान आकृष्ट होता है। प्रारंभ से ही जो है व्यंजकता का प्रधान यानी कि व्यंजनात्मक शैली का प्रयोग होता है। इससे प्रभावशीलता तथा घटना मतलब प्रभावशीलता होती है और घटना कम होने के कारण से कथानक तीव्र गति से आगे बढ़ता है। क्योंकि जब घटनाएं कम होती हैं तो कथानक बड़ी तीव्र गति से आगे बढ़ता है और कम समय में अधिक प्रभाव डालता है, और यही चाहिए। आजकल के इस प्रकार से बाजारवाद और भौतिकवादी समाज की बात किया है, लोगों के पास बहुत कम समय है, समय बचा ही नहीं है। लोग अपने अपने कार्यों में व्यस्त हैं, लगातार पैसा कमाने के चक्कर में लोग मरे जा रहे हैं, एकदम से परेशान हैं। तो उस कहीं ना कहीं पे उस चीज़ को ध्यान में अगर रखा जाए तो एकांकी पढ़ने के लिए, किसी चीज़ को पढ़ने के लिए, किसी को सुनने के लिए किसी व्यक्ति के पास टाइम नहीं है। लेकिन अब लोग जो है प्रकार से छोटी चीज़ों को ज़्यादा पसंद कर रहे हैं। इसीलिए आप देखते हैं जैसे यूट्यूब की बात की, यूट्यूब पर शॉर्ट्स चल गए, ठीक है, टिकटॉक वगैरह आया, या फिर तमाम प्रकार के जो है ऐप, इंस्टाग्राम, फेसबुक, सब पर छोटी छोटी वीडियो ट्रेंड होने लगी, रील बनने लगी। छोटी वीडियोस पर व्यूज क्यों ज़्यादा आते हैं? इसीलिए ज़्यादा आते हैं क्योंकि लोगों के पास उतना टाइम नहीं है कि वो बड़ी वीडियोस को देख सकें। ठीक, अब पढ़ाई की बात है तो आप लोग देखते हैं, फिर भी बड़ी वीडियोस को आप लोग नहीं देखना पसंद करते हैं। मैं सोचता हूँ कि एक ही वीडियो में सब काम खत्म कर दें, लेकिन आप लोग उसको पूरा देख ही नहीं पाते हो। ये भी तो समस्या उत्पन्न हो जा रही है। तो ये एक प्रकार से है। तो सद्गुरु अवस्थी जी का कहना है इस बारे में कि जीवन की वास्तविकता के एक अस्फुलिंग को पकड़कर एकांकीकार उसे ऐसा प्रभावपूर्ण बना देता है कि मानवता के समूचे भाव जगत को झंझना देने की शक्ति उसमें आ जाती है। लेखन या विषय की दृष्टि से एक एकांकी को निम्नलिखित श्रेणियों में विभाजित किया जा सकता है। कौन कौन सी? तो एकांकी के प्रकार को हम समझ लेते हैं भाई यहीं से। तो ये एकांकी के आपने तमाम प्रकार के तत्वों को समझा, लगभग 10 तत्वों को समझा। जैसे उसमें आपने देश काल वातावरण के बारे में समझा, अभिनय के बारे में, भाषा शैली के बारे में, उद्देश्य के बारे में, संवाद और कथोपकथन के बारे में, पात्र एवं चरित्रण के बारे में, संकलन त्रय के बारे में, संक्षिप्तता के बारे में, एकता के बारे में, कथानक, कथा वस्तु और मूल विचार के बारे में आपने समझा। ये सारे के सारे तत्व हैं किसके? एक एकांकी के। अब बात करते हैं हम एकांकी के जो है प्रकार। एकांकी की बात की तो एकांकी कई प्रकार से होती हैं। पहली एकांकी पौराणिक एकांकी, पुराण से संबंधित जो एकांकी है उसको पौराणिक एकांकी कहते हैं। दूसरी एकांकी सामाजिक एकांकी, समाज से संबंधित रखने वाली एकांकी है, सामाजिक समस्याओं को ध्यान में रख करके लिखी गई, तो सामाजिक एकांकी। राजनीतिक एकांकी, ये राजनीति से संबंध रखती है। ऐतिहासिक एकांकी, इतिहास से संबंधित है। सांस्कृतिक एकांकी, संस्कृति से संबंधित है।
मनोवैज्ञानिक एकांकी मनोविश्लेषण संबंधी है, समस्यात्मक एकांकी, यथार्थपरक एकांकी, रेडियो एकांकी, हास्य व्यंग प्रधान एकांकी, दार्शनिक एकांकी, ये तमाम प्रकार की एकांकियां हैं। देखिए मनोवैज्ञानिक एकांकी ये सब और मनोविश्लेषण संबंधी है, आगे के समय काल में आप देखिएगा, ठीक है। समस्यात्मक एकांकी आप उसके बाद में, यथार्थपरक एकांकी ये भी आप देखिए 1960 ईस्वी के बाद से, रेडियो एकांकी हो गई, हास्य व्यंग प्रधान एकांकी, ये सब आप देखिएगा तो 1960 के बाद की एकांकी। दार्शनिक एकांकी यानी विचार संबंधी एकांकी जिसमें बहुत ज़्यादा ज्ञान भरा हुआ होता है। तो इस प्रकार से तमाम प्रकार की एकांकी लिखी गई। आगे समझते हैं। संस्कृत साहित्य में एकांकी नाटकों की समृद्ध परंपरा रही है। हिंदी साहित्य में भारतेंदु हरिश्चंद्र ने विषय विस्मौसधम लिखकर एकांकी नाटकों का सूत्रपात किया और हिंदी एकांकी के उद्भव और विकास को निम्नलिखित चरणों में विभाजित किया जा सकता है। आइए हम थोड़ा सा चर्चा करते हैं। हिंदी एकांकी को हम कितने भागों में बांट सकते हैं? पहला भारतेंदु युग, दूसरा द्विवेदी युग, तीसरा प्रसाद युग, चौथा प्रसादोत्तर युग और आपका पांचवा होगा स्वतंत्रोत्तर युग। तो ये 5 कैटेगरी में हम बांटेंगे। तो सबसे पहले हम इसकी विकास यात्रा को समझने का प्रयास करते हैं, उद्भव और विकास को हिंदी एकांकी के। देखिए भारतेंदु युग, तो भारतेंदु युग में समझते हैं कि आखिरकार इसमें कौन कौन सी एकांकियाँ लिखी गई हैं और उनके लेखक कौन रहे हैं और किन लोगों ने बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई एकांकी लेखन में। देखिए भाई सभी लोग फटाफट से ध्यान देने का प्रयास करेंगे। तो इस युग में भारतेंदु युग की अगर खास करके बात की जाए तो भारतेंदु युग में संस्कृत परंपरा पर आधारित प्राचीन ढंग के एकांकी नाटकों की रचना होती रही है। भारतेंदु हरिश्चंद्र ने प्रेम योगिनी, भारत दुर्दशा, नील देवी, माधुरी, वैदिकी हिंसा हिंसा न भवती, विषय विस्मौसधम, ये सभी श्रेष्ठ मौलिक एकांकियों की रचना करी। किसने? भारतेंदु हरिश्चंद्र जी ने। ये सब एकांकियां हैं जो कि प्राचीन संस्कृत परंपरा पर आधारित रही हैं। इसके अलावा भारतेंदु युग में अन्य नाटककारों में नाम आता है लाला श्रीनिवास दास जी का। इनका एक रचना है जो है प्रहलाद चरित्र, और ये भी बड़ी फेमस एकांकी की श्रेणी में रख सकते हैं इसको। बद्रीनाथ चौधरी का एक प्रकार से, बद्रीनाथ चौधरी प्रेमघन का प्रयाग रामागमन, ये भी इनका एकांकी की श्रेणी से कुछ मिलता जुलता है जो प्राचीनता पर आधारित है संस्कृत परंपरा से। बालकृष्ण भट्ट के द्वारा रचित कालीराज की सभा, रेलवे टिकट, बाल विवाह, ये सब रचनाएं, ये सब एकांकियाँ इसमें लिखी गई। इसके अलावा ये सब एकांकियों की एक प्रकार से जो पाश्चात्य परंपरा पर आधारित नहीं है, ये सब अपने यहाँ की परंपरा, ठीक। इसके अलावा आप देखिएगा रेलवे वो राधाचरण गोस्वामी कृत श्री की श्री दामा, सती चंद्रावली, ये सब हो गई। राधा कृष्ण दास जी द्वारा लिखित दुखनी, बाला, काशीनाथ खत्री द्वारा कृत सिंधु देश की राजकुमारी, इनमें से 3-4 लोगों के नाम आप ध्यान रख लीजिएगा। इसके अलावा गुन्नौर की रानी हो गई, इन्हीं काशीनाथ खत्री जी की ही है। किशोरीलाल गोस्वामी जी ने लिखा चौपट चोर, ये भी एक एकांकी की श्रेणी में रख सकते हैं, यानी 1 अंक वाले नाटक हैं ये सब। अंबिका दत्त व्यास कृत कलयुग और घी, ये सब उल्लेखनीय हैं। इस युग में खास करके ऐतिहासिक एकांकियाँ, पौराणिक एकांकियाँ, सामाजिक एकांकियाँ, लगभग ये सभी प्रकार की एकांकियाँ लिखी गईं और श्रेष्ठ एकांकी लिखी गईं। भारतेंदु युगीन एकांकियों पर पारसी रंगमंच का भी प्रभाव आपको दिखाई पड़ेगा, यानी जहाँ संस्कृत का प्रभाव तो दिखेगा ही, इसके अलावा पारसी जो रंगमंच है उस रंगमंच का प्रभाव दिखेगा, यानी कि जो संस्कृत जो साहित्य परंपरा रही है वहाँ से 1 अंक वाले नाटकों को लेकर के और उस पर पारसी रंगमंच पर उसको प्रस्तुत करना कहीं ना कहीं पे इन एकांकीकारों का जो है काम रहा होगा, मतलब रहा। और द्विवेदी युग की अगर हम बात करें, दूसरा युग आता है आपका द्विवेदी युग। भारतेंदु युग आप सभी को पता है 1850 ईस्वी से लेकर के 1800, ठीक है, 1900 ईस्वी तक का समय काल रहा है भारतेंदु युग। उसके बाद में 1900 ईस्वी से प्रारंभ हुआ तो द्विवेदी युग। इसमें देखिएगा इस युग में एकांकी का स्वरूप कुछ परिष्कृत हुआ। द्विवेदी युगीन एकांकियों में राष्ट्रीय भावना, समाज सुधार की भावना का प्राधान्य रहा। क्यों ऐसा रहा? चूंकि उस समय आप देखिएगा द्विवेदी युग आते आते भारत को पूर्ण रूप से एकदम से उस समय राष्ट्रवाद अपने चरम पर था। हर एक रचनाकार राष्ट्रीयता पर रचनाएं लिख रहे थे, यानी समाज एक प्रकार से बदल रहा था। समाज में अंग्रेजों के विरुद्ध जो है कि अंग्रेजों के विरोध हो रहे थे, तो इन सभी चीज़ों को ध्यान में रखा गया और इस प्रकार की जो है रचनाओं में आप देखिएगा तमाम प्रकार की चीज़ें दिखाई पड़ती हैं। त्रिवेदी युग में सिया शरण सिया राम शरण जो है जी के द्वारा लिखित, जैसे कृष्णा हो गई, ब्रजलाल शास्त्री कृत लीला एकांकी, दुर्गावती एकांकी, राम सिंह वर्मा कृत रेशमी कमाल एकांकी, इसके अलावा रूपनारायण पांडे कृत मूर्ख मंडली एकांकी, इसके अलावा पांडे बेचन शर्मा द्वारा
उग्र, जिनका नाम है पांडे विचन शर्मा, उनका उपनाम है उग्र, इनके द्वारा रचित चार बेचारे, सुदर्शन के द्वारा रचित अनरेरी मजिस्ट्रेट, ये सब एकांकियाँ जो है उल्लेखनीय हैं। भारतेंदु युगीन एकांकियों की तुलना में ये एकांकियाँ वर्तमान एकांकी के अधिक करीब मानी जाती हैं, क्योंकि इनमें पद्य को नहीं रखा गया है तथा कथानक को तीव्र गति से चरम तक सीमा तक पहुंचाने का प्रयास इन एकांकियों में किया गया है। खास करके द्विवेदी युग के एकांकीकारों ने थोड़ा सा नवीनता लाने का प्रयास अवश्य किया है। अगली जो एकांकी आएगी आपकी, अगला जो युग है आपका प्रसाद युग। प्रसाद युग की बात की जाए तो ये एक प्रकार से इस युग में एकांकियों का एक प्रकार से जो वर्तमान दिखाई पड़ता है उसमें बड़ा मदद मिलता है, यानी आधुनिक एकांकियाँ। प्रसाद युग की शुरुआत आप सभी को पता ही होगा। प्रसाद युग कब मान सकते हैं? जो छायावाद आपका पड़ता है वो प्रसाद युग आप मान सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। प्रसाद युग ओके, 47 तक प्रसाद युग आप मान सकते हो, 1947 तक, यानी कि आप छायावाद, प्रगतिवाद और प्रयोगवाद लगभग, या प्रगतिवाद प्रयोगवाद को लगभग एक में ही मिला सकते हो, तो उसको प्रसाद युग कह सकते हैं। ठीक, तो प्रसाद युग की बात की तो एकांकी कला की दृष्टि से मूल रूप से एकांकी का प्रारंभ जो होता है वो इसी युग में होता है। जो मूल रूप से एकांकी, अभी तक की जो ये द्विवेदी युग और भारतेंदु युग में एकांकियों के नाम मैंने गिनाए, ये सब एकांकियाँ मूल एकांकी ना होकर के ये नाटक के एक अंक के रूप में थीं, अर्थात एक अंकीय नाटक थे ये लोग अभी तक। लेकिन फिर भी एकांकी हम कह सकते हैं, क्योंकि एकांकी मतलब होता है एक अंक का नाटक या एक अंक का श्रव्य दृश्य माध्यम। चूंकि तो एक अंकीय नाटक को भी हम एकांकी कह सकते हैं, लेकिन एकांकी वाली शैली उसमें उतनी अधिक मात्रा में नहीं दिखती जितनी उसमें होनी चाहिए। ठीक, तो एकांकी कला की दृष्टि से मूल रूप से एकांकी का जो प्रारंभ होता है वो प्रसाद युग में ही प्रारंभ होता है। डॉक्टर नगेंद्र ने हिंदी एकांकी के विकास का श्रेय श्रेय किसको दिया? जयशंकर प्रसाद जी को दिया, और देते हुए कहा कि उनकी एक रचना है एक घूंट। एक घूंट एकांकी मैंने शुरुआत में ही बताया था कि ये हिंदी का प्रथम एकांकी यही है, और डॉक्टर नगेंद्र ने इसको स्वीकार किया है। इस रचना में प्रेम और विवाह की समस्या को एकांकी की तकनीक से निर्वाह करते हुए प्रस्तुत किया गया है जो है प्रसाद जी के द्वारा। और इस युग में एकांकी साहित्य प्रचुर मात्रा में लिखा गया प्रसाद युग में। इस युग के अन्य महत्वपूर्ण एकांकीकारों में नाम आता है डॉक्टर राम कुमार वर्मा का। एकांकी में माहिर है, एकांकीकार कहे जाते हैं डॉक्टर राम कुमार वर्मा। डॉक्टर राम कुमार वर्मा की जो एकांकी है बादल की मृत्यु 1930 ईस्वी में लिखी गई है। दीपदान एकांकी आपके सिलेबस में पहले संकलित थी। ये सब महत्वपूर्ण एकांकी लिखे गए। बादल की मृत्यु जो एकांकी है 1930 ईस्वी को, उसको डॉक्टर हरीशचंद्र वर्मा ने हिंदी की आधुनिक ढंग का पहला एकांकी स्वीकार किया है। बादल की मृत्यु एकांकी बड़ी फेमस एकांकी है, अच्छी मतलब की एकांकी है। इसी क्रम में भुवनेश्वर प्रसाद का एकांकी संग्रह कारमा 1935 ईस्वी में प्रकाशित हुआ। इसमें 5 एकांकी संग्रहित हैं। कारमा एकांकी संग्रह में 1935 में प्रकाशन में आई ये कहानी मतलब एकांकी संग्रह भुवनेश्वर प्रसाद का है। और आप देखिएगा इसमें 5 एकांकियां हैं। एकांकी रूप विकास की दृष्टि से देखा जाए तो कारमा को एकांकी साहित्य में महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त है। इसके अतिरिक्त उदय शंकर भट्ट द्वारा रचित अभिनव एकांकी, 4 एकांकी, पर्दे के पीछे, स्त्री का हृदय, ये सब एकांकियाँ बड़ी फेमस एकांकी हिंदी की उदय शंकर भट्ट द्वारा रचित। इसके अलावा जगदीश चंद्र गुप्ता जी की बात की तो ये भी प्रसाद युग के ही एकांकीकार हैं। इनकी रचना है भोर का तारा, मेरी बांसुरी, ये 2 एकांकियाँ इनकी बड़ी फेमस हैं। इसके अलावा उपेंद्र नाथ अस्क की बात की जाए तो उन्होंने पापी एकांकी लिखी। तौलिए नाम की मतलब एकांकी, लक्ष्मी का स्वागत आपके पाठ्यक्रम में है जो है उपेंद्र नाथ अस्क की, तो ये आप जरूर जो है पढ़ेंगे आगे चल करके। तो ये सब एकांकी जो है प्रकाशित होते रहे प्रसाद युग में। यानी कि प्रसाद युग की अगर बात की जाए तो मूल रूप से एकांकी का प्रारंभ होने के साथ साथ एकांकी को एक नई दिशा और एक नवीनता जो हिंदी एकांकी को मिली वो आकर के प्रसाद युग में ही मिल पाती है। ओके, अब इसके बाद में प्रसाद उत्तर युग। प्रसाद उत्तर युग की बात की, प्रसाद उत्तर मतलब प्रसाद जी के बाद का युग, यानी कि 1947 के बाद की बात की जाए तो ये प्रसाद उत्तर युग कहे जाते हैं।
तो एकांकी के विकास एवं उत्कर्ष की दृष्टि से जो प्रसादोत्तर काल रहा है वो सर्वश्रेष्ठ काल माना जा सकता है, जिसका मूल एकांकी का जो जन्म हुआ, प्रारंभ हुआ वो प्रसाद युग से हुआ, लेकिन उसका एक प्रकार से जो विकास हुआ, चरमोत्कर्ष पर पहुंची एकांकी हिंदी, वो पहुंची अपने चरमोत्कर्ष पर कब? जब प्रसादोत्तर युग आया। अर्थात इस युग में विषय विविधता दिखाई पड़ती है, अनेक विषयों पर एकांकियाँ लिखी गई, भाषा शिल्प दिखाई पड़ता है, यानी भाषा और शिल्प कई प्रकार के प्रयोग किए गए, इसमें नवीन तकनीकों का प्रयोग किया गया। इन सभी दृष्टि से एकांकी का उत्कर्ष हुआ प्रसादोत्तर युग में, यानी प्रसाद जी के बाद में। प्रसाद युग से ही लिखते आ रहे डॉक्टर राम कुमार वर्मा इस युग में भी लिखे, जैसे कि चारुमित्रा, कौमुदी महोत्सव, औरंगजेब की आखिरी रात, रेशमी टाई, ये सब ऐसे कहा मतलब एकांकी हैं जो कि प्रसादोत्तर युग में लिखे गए हैं। डॉक्टर राम कुमार वर्मा प्रसाद युग में मतलब प्रसाद युग के भी एकांकीकार हैं, और प्रसादोत्तर युग के मतलब प्रसादोत्तर युग के भी जो है एकांकीकार हैं। इसके अलावा भुवनेश्वर प्रसाद का मावा, कठपुतलियाँ, तांबे के कीड़े, ये सब भी जो है एकांकी ये यहाँ पर यानी प्रसादोत्तर युग में भी लिखते रहे ये लोग, यानी कि ये लोग ये युग प्रवर्तक बोल मतलब कि एक प्रकार से युग प्रवर्तक नहीं, एक युग में आप देखते रहे, फिर दूसरे युग में भी इन्होंने लिखा, मतलब कई कार्य किए। इसके अलावा उपेंद्र नाथ तस्कर जी का भी नाम इसमें आता है। तो जो प्रसाद युग के एकांकीकार, लगभग अधिकतर एकांकीकार जो प्रसाद युग में थे वही प्रसादोत्तर युग में भी आपको दिखाई पड़ेंगे। लक्ष्मी का स्वागत, सूखी डाली, जोंक, उदय शंकर भट्ट आप देखेंगे, नए मेहमान, ग्रहदशा, ये सब महत्वपूर्ण कृतियाँ लिख करके इस युग के एकांकी नाटकों को नवीन गति प्रदान की। इनके अतिरिक्त सेठ गोविंद दास ने ऐतिहासिक एक मतलब की एकांकी की, और मन जैसे मानव मन, स्पर्धा, बुद्ध की एक शिष्या, ये सब महत्वपूर्ण एकांकी लिखा। इसी क्रम में जगदीश चंद्र माथुर ने रीढ़ की हड्डी, भोर का तारा, कबूतर खाना, घोंसले, सदगुरु शरण अवस्थी जी ने सुदामा, संबूक, कैकेयी, राम वृक्ष बेनीपुरी ने नया समाज, सीता की माँ, ये सब रचनाएं मतलब एकांकियाँ लिखी। इसके अलावा विष्णु प्रभाकर की बात की तो विष्णु प्रभाकर ने विभाजन के बारे में लिखने का प्रयास किया। सीमा रेखा, दृष्टि की खोज, ये सब एकांकियाँ लिखी। लक्ष्मी नारायण मिश्रा जी ने अशोक वन नाम की एकांकी लिखी। एक दिन एकांकी उन्हीं की है। स्वर्ण में विप्लव उन्हीं की एकांकी है। तो ये सब एकांकी मतलब लिखे गए इस काल में, प्रसादोत्तर युग में। सुमित्रानंद पंत ने भी एकांकी लिखने का प्रयास किया। रजत शिखर, शिल्पी, ये सब एकांकियाँ सुमित्रानंद पंत की जी की हैं। भगवती चरण वर्मा ने भी इसमें एकांकी लिखी। दो कलाकार, सबसे बड़ा आदमी, ये एकांकियाँ रहीं। मोहन राकेश भी जो है अछूते नहीं रह पाए, उन्होंने भी रिहर्सल, अंडे के छिलके, कर्फ्यू आदि एकांकियों का सृजन किया। इसके अलावा धर्मवीर भारती ने नदी प्यासी थी एकांकी लिखी, बड़ी धाकड़ एकांकी है। आवाज़ का नीलाम, ये भी एकांकी बड़ी अच्छी है। नीली झील, ये देखिए ये सब धर्मवीर भारती के एकांकी हैं। तो ये कुल मिलाकर के कहा जा सकता है कि ये सब बहुत ही महत्वपूर्ण एकांकियाँ थी और एकांकीकार थे जिनके नाम हमने बताए। तो इनको एक बार मैं इसका जो है PDF सेंड कर दूंगा, आप लोग पढ़िएगा आराम से, वीडियो को एक से दो बार देख लीजिएगा। ओके, आगे बढ़ते हैं। अगला आपका आता है स्वतंत्रोत्तर युग। एकांकी का जो स्वतंत्रोत्तर युग आता है इसके बारे में समझने का हम प्रयास करेंगे। यानी स्वतंत्रता के बाद, यानी कि 1947 ईस्वी के बाद आप देखिएगा कुछ एकांकी लिखे गए हैं, उनके बारे में समझ लेते हैं। और खास करके स्वतंत्रता होने के बाद में, जब 1950 में संविधान लागू हुआ था उसके बाद में स्वतंत्रोत्तर युग के एकांकी लिखे गए। प्रसादोत्तर युग या प्रसाद युग आप देखते हैं कहीं कहीं पे आप देखिएगा एक ही मिल जाते हैं, क्योंकि प्रसाद जी की मृत्यु कब हुई थी लगभग, और लगभग आप देखिएगा 1947 तक आते आते, ठीक। तो कि 37 में हो गई थी, लगभग 37 में हो गई थी। अच्छा, इसीलिए मैंने क्या बोल दिया, चले अच्छा 37 है, 1937। देखिए, तो 1937 ईस्वी में इनकी मृत्यु हो जाती है जयशंकर प्रसाद जी की। और आप देखिएगा कि लगभग छायावाद का समय रहा है। जैसे 1900 अगर बात की जाए 20 से 1918 से, जो भी मान लो आप, वहाँ से लेकर के, या फिर आप मान सकते हैं एक घूंट जो एकांकी आई, वहाँ से शुरुआत अगर मान लें 1929 ईस्वी से हम,
तो भी रख सकते हैं। वैसे काल विभाजन इतना अच्छा तरीके से इसका किया नहीं गया है विद्वानों के द्वारा, लेकिन फिर भी अगर अनुमान लगाया जाए, पूछा नहीं जाएगा आपसे, लेकिन अगर फिर भी अगर हम अनुमान लगाएं कि अगर प्रसाद युग कब से कब तक एकांकी के श्रेणी में अगर मान सकते हैं, तो जो पहली एकांकी 1929 से 1937 तक मान सकते हैं मुख्य। उसके बाद 1937 ईस्वी में आप देखिएगा प्रगतिवाद और प्रयोगवाद आता है, तो उस समय प्रसादोत्तर युग उसको मान सकते हैं 1937 मतलब कि 1947 तक। और 1947 ईस्वी के बाद वाली जो एकांकियाँ रही हैं वो यहाँ पर हम रख सकते हैं स्वतंत्रोत्तर एकांकी। ओके, तो स्वतंत्रोत्तर युग की अगर हम बात करें, देखें यहाँ पर इस काल की हिंदी एकांकियों में सामाजिक चेतना का स्वर सर्वाधिक मुखर रहा है। और इस युग में एकांकीकारों ने क्या किया, जो है सामयिक जो चीज़ें थी, जो मुख्य और गौड़ सभी स्थितियाँ थीं, उन सभी और जो समस्याएं थीं, उन सभी को नए युग के संदर्भ में चित्रित करने का प्रयास किया। और स्वतंत्रता के पश्चात भारतीय समाज के समक्ष जो उपजी विविध समस्याएं थीं, पूंजीपतियों और मजदूरों का जो संघर्ष था, मध्यवर्गीय व्यक्ति की जो स्थिति थी, ग्रामीण अंचल की जो समस्याएं थीं, नारी जीवन की जो विभिन्न समस्याएं थीं, अछूत और शोषित वर्ग की जो समस्या थी, जमींदारी का मतलब उन्मूलन करना था, भारत विभाजन की समस्या थी, हिंदू मुस्लिम एकता की समस्या थी, ये तमाम प्रकार की समस्याओं को एकांकी के प्रधान विषय रखे गए और इन्हीं विषयों पर एकांकी लिखी गई स्वतंत्रोत्तर युग में। आप देखिएगा कि मध्यम वर्गीय आर्थिक विषमता तथा संयुक्त परिवार विघटन के परिणाम स्वरूप उपजे संकटों का यथार्थवादी चित्रण डॉक्टर जो है राम नरेश त्रिपाठी कृत पैसा परमेश्वर जो एकांकी उसमें आप देख सकते हैं, राजीव सक्सेना कृत पहली तारीख में आप देख सकते हैं, चिरंजीव मतलब कि चिरंजीत के द्वारा मेहमान जो एकांकी उसमें विनोद रस्तोगी जी के द्वारा रचित मुन्ना मर गया। ये सब ऐसी एकांकियाँ हैं जिनमें गंभीरता के साथ आप देखिएगा तो आर्थिक विषमता जो मध्यम वर्गीय है और जो संयुक्त परिवार प्रणाली का विघटन हो रहा है, यानी कि जो केंद्रीय परिवार में बदल रहा है संयुक्त परिवार, उसके द्वारा जो उत्पन्न समस्याएं, जैसे कि जब परिवार टूटता तो उससे जो है कई प्रकार की समस्याएं उत्पन्न होती हैं, तलाक की समस्या या मतलब विवाह विच्छेद की समस्या हो गई, या पति पत्नी में एक प्रकार से संघर्ष की समस्या उत्पन्न हो गई, या एक प्रकार से बात किया है जो बच्चों का एक प्रकार से अकेलापन, उसका भी ये तमाम प्रकार की समस्या समाज में उत्पन्न हो गई। आर्थिक विषमता तो फैली हुई थी, मध्यम वर्गीय व्यक्ति केवल खा पहन रहा था, बस उसके पास कुछ था नहीं, गरीब और गरीब अमीर और अमीर होता जा रहा था। इस प्रकार की समस्याओं को रखने का प्रयास किया गया। शंभुनाथ सिंह कृत धरती और आकाश, भगवती चरण वर्मा द्वारा कृत रुपया तुम्हें खा गया, पूंजीपति और मजदूरों के संघर्ष का मर्मस्पर्शी अंकन जो है शंभुनाथ सिंह की रचना एकांकी धरती और आकाश में, भगवती चरण वर्मा के द्वारा रचित एकांकी रुपया तुम्हें खा गया, इन सब में पूंजीपति और मजदूरों के संघर्ष को बड़े ध्यान से दिखाने का प्रयास किया गया है। लक्ष्मी नारायण लाल के द्वारा मड़वे का शोर और एक दिन, ये सब एकांकियाँ ऐसी। इसके अलावा विष्णु प्रभाकर द्वारा कृत लिपस्टिक की मुस्कान, उपेंद्र नाथ अस्क द्वारा रचित भंवर, कैद, उड़ान, अलग अलग रास्ते, ये सब एकांकियाँ ऐसी हैं जो कि नारी जीवन के से जुड़ी विविध समस्याओं को उठाया इसमें गया है। इसी प्रकार से लक्ष्मी नारायण लाल के द्वारा रचित जो पर्वत के पीछे, मादा कैप जो है कैक्टस, ये सब एकांकियाँ ऐसी जो कि पुराने और नए मूल्यों में जो संघर्ष उत्पन्न होते हैं, उन मूल्यों में संघर्ष को दिखाने का प्रयास, व्यक्ति की वासना और उसके परिणाम का प्रतीकात्मक रूप भी चित्रण करने का प्रयास किया है। इसके अलावा विष्णु प्रभाकर की रचना जो है एकांकी बीमार, शरीर का मोल, सेठ गोविंद दास की रचना है बंद नोट, इन सभी में आप देखिएगा सरकारी कर्मचारियों की स्थिति और मनोवृत्ति का यथार्थ अंकन किया गया है। इसके अतिरिक्त आप देखिएगा इस काल में रेवती शरण शर्मा, प्रकाश पंडित, राजेंद्र शर्मा, इन लोगों ने हास्य व्यंग प्रधान एकांकी की रचनाएं करी। वृंदावन लाल वर्मा की बात की जाए, लक्ष्मी नारायण लाल की बात की जाए, ये इन लोगों ने ग्राम्य जीवन की विविध समस्याओं से संबंधित एकांकी की रचनाएं लिखी। वर्तमान में हिंदी साहित्य में एकांकी नाटकों की तमाम प्रकार की विधाओं का विकास हो रहा है। पद्य एकांकी, इनमें गद्य की जगह पद्य का प्रयोग होता है, पद्य एकांकी का भी विकास हो रहा है। सिया रामशरण गुप्ता, आनंदी प्रसाद श्रीवास्तव, महेंद्र भटनागर इस विधा के प्रवर्तक रहे हैं पद्य एकांकी के।
गद्य एकांकी के विकास के साथ साथ पद्य एकांकी का विकास स्वतंत्रोत्तर युग में आकर के हुआ और उसके 3 महानायक मैंने आपको नाम बता दिया, सिया राम सेनगुप्ता, आनंदी प्रसाद श्रीवास्तव और महेंद्र भटनागर, इन लोग इसके प्रवर्तक हैं। इसके अलावा केदारनाथ मिश्र का काल दहन, हंस कुमार तिवारी का मिलन यामिनी, उषा देवी मिश्र का प्रथम छाया, ये सब उल्लेखनीय हैं। इसके साथ ही गीत नाट्य, रेडियो रूपक, ये सब जो मिलन यामिनी, काल दहन और ये प्रथम छाया, ये सब पद्य एकांकी हैं। ओके, ये बात ध्यान रखिएगा। इसके अलावा गीत नाट्य भी आपको दिखाई पड़ते हैं। गीत नाट्य भी एक विधा है हिंदी साहित्य की। रेडियो रूपक भी एक विधा हिंदी साहित्य की निकल कर के आ रही आधुनिक विधा। संगीत रूपक हो गया, फीचर हो गया, फैंटेंसी हो गया, भाव नाटक जिसको कहते हैं, स्वावोक्ति नाटक यानी मोनोलॉग जिसको कहते हैं, ये तमाम प्रकार के जो है नाटकों की यानी एकांकी की रचना अब हो रही है। तो इस प्रकार से आप देखेंगे कि हिंदी एकांकी का उद्भव और विकास जहाँ तक एक प्रकार से संस्कृत और पाश्चात्य जगत से जुड़ा रहा, वहीं पर हिंदी में जब इसका एक प्रकार से अपना चरम आता है तो हिंदी के या फिर अपनी यहाँ की जो स्थिति है उसका ही प्रभाव दिखाई पड़ता है और अपने यहाँ का रंगमंच प्रभाव भी दिखाई पड़ता है। कहने का मतलब ये है कि शुरुआती दौर में चाहे जो प्रभाव इधर उधर का दिखाई पड़ रहा होता है यानी पाश्चात्य जगत का, बाकी प्रभाव संस्कृत का ही आपको हिंदी साहित्य पर आपको नज़र आएगा खास करके। और उस पर पुरानी मतलब जो पहली रचनाएं भारतेंदु युग में और द्विवेदी युग पर जो प्रभाव है वो संस्कृत साहित्य का दिखेगा। थोड़ा जब आप पाएंगे प्रसाद युग में इधर और प्रसाद उत्तर में, तो वहाँ पर थोड़ा सा आपको पाश्चात्य जगत का थोड़ा प्रभाव दिखाई पड़ेगा और उसी में आप देखिएगा भारतीयता का प्रभाव अधिक मात्रा में दिखेगा, पाश्चात्य का कम दिखेगा। और स्वतंत्रोत्तर आते आते आप देखिएगा यहाँ पर स्वतः एक प्रकार से भारतीय लोग खुद ही शोध करने में लग गए और नए नए विधाओं का विकास होना प्रारंभ हो गया। इस प्रकार से हिंदी साहित्य की बात की जाए तो हिंदी जो एकांकी है उसका विकास बड़ा तीव्र ही रहा है और हिंदी एकांकी बहुत ही अच्छी विधा के रूप में हमारे समक्ष आती है, जो कि समस्याओं को कम समय में और कम जो है एक प्रकार से समय में कम स्थान पर और बहुत जल्द ही उसको बता देती है और उसका निवारण करवा देती है। और जिन छात्रों का बता दूं पॉलिटिकल साइंस से भी ये 3rd सेमेस्टर में लिया है, वो भारत की में राजनीति की प्रक्रिया जिसको कहते हैं भारत में राजनीतिक प्रक्रिया, ठीक, तो इसके 100 ऑब्जेक्टिव टाइप के प्रश्नों को मैंने करवा दिया है। यूट्यूब पर आप वीडियो देख सकते हैं, ठीक, ये पढ़ लीजिएगा। मॉडल पेपर में ऐसे ही प्रश्न आएंगे तो इसको जरूर देख लीजिएगा। इसके अलावा जियोग्राफी का मैंने इसका भी मॉडल पेपर करवा दिया, टॉप 100 ऑब्जेक्टिव टाइप के प्रश्नों को चर्चा कर दी है, तो आप जियोग्राफी की वीडियो देख लीजिएगा, बहुत महत्वपूर्ण है BA 3rd सेमेस्टर का। इसके अलावा गृह विज्ञान का चैप्टर 1 पढ़ा दिया, इसको देख लीजिएगा आप सभी लोग, यूट्यूब पर बिल्कुल फ्री में अवेलेबल है सब कुछ। इसके अलावा सोशियोलॉजी का BA 3rd सेमेस्टर का यूट्यूब पर ही आप देख सकते हैं, मॉडल पेपर है जिस प्रकार से ऑब्जेक्टिव टाइप का ही मॉडल पेपर है, आप देख सकते हैं। इसके अलावा इकोनॉमिक्स का चैप्टर 1 मैंने करवा दिया, आप लोग देख सकते हैं इसको, ठीक है, BA 3rd सेमेस्टर का ही है। इसके अलावा शिक्षा शास्त्र का चैप्टर 1 हमने पढ़ा दिया, इसको देख लीजिएगा आप सभी लोग। इसके अलावा जियोग्राफी का चैप्टर 1 पढ़ा दिया, इसको देख लीजिएगा जाकर के, यूट्यूब पर ही पढ़ा हुआ है। सोशियोलॉजी का चैप्टर 1 पढ़ा दिया, इसको देख लीजिएगा, BA 3rd सेमेस्टर का ही है। इसके अलावा राजनीति विज्ञान का भी हमने चैप्टर 1 पढ़ा दिया, इसको भी आप देख लीजिएगा। हिंदी साहित्य का चैप्टर 1 तो पढ़ा ही दिया, आप सभी को पता ही होगा। तो इस प्रकार से आप लोगों ने देखा कि सभी सब्जेक्ट के लगभग हिस्ट्री का बाकी है और जो है साइकोलॉजी का बाकी है, ठीक है, फिलोसॉफी का बाकी है, संस्कृत का बाकी है। इन सभी के चैप्टर्स मैं जल्द ही देने का प्रयास करूंगा धीरे धीरे। और इन सभी के चैप्टर 2 के बारे में भी मैं सोच रहा हूं, जल्दी चैप्टर 2 की क्लासेस होंगी, उसके अंदर चैप्टर 3, इस प्रकार से क्लासेस आपकी यूट्यूब पर होंगी। बाकी हिंदी का कोर्स इसमें लॉन्च किया गया, तो जिन लोगों को हिंदी का कोर्स अभी नहीं लिए हैं अपने सभी साथियों से बता दीजिए कि हिंदी का कोर्स ले ले, बहुत बेस्ट जानकारी उसमें दी जाएगी आपको। और निश्चित तौर पर आज की जानकारी आपको अच्छी लगी होगी और हिंदी एकांकी के बारे में आप अभी तक जो अनभिज्ञ थे या कुछ कम जानते थे, आप लोगों ने वहाँ जाना। तो कुल मिलाकर के हिंदी एकांकी जो है एक अंक में कम समय में एक प्रकार से कम समय में एक ही स्थान पर एक ही समय में एक ही दृश्य का जब अंकन किया जाता है, चाहे उसका रंगमंचीय दृष्टि से उसका प्रस्तुतिकरण किया जाता है, तो वही एकांकी होती है। मुख्य रूप से एकांकी की यही परिभाषा सर्वमान्य है। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे से जुड़ने के लिए। इसी प्रकार से अपना प्यार हमेशा से बनाए रखिएगा। जय हिंद जय भारत। और आप सभी का प्यार इसी प्रकार से बना रहे, यही हम कामना करते हैं, यही आपसे आशा करते हैं। और चलिए फिर, गुड नाइट, आई लव यू, सभी को धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। PDF मैं सेंड कर दूंगा।